तो क्लास 10 केमिस्ट्री। देखो इधर मैं बता दिया था कि केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। जब देखो ध्यान से देखना, ऐसे रहेगा Z10 प्लस H2SO4 क्या बचाएगा? Z8SO4 प्लस H2। ठीक है, अब देखो इधर पूछेगा इस इक्वेशन के क्या क्या लिमिटेशंस है ना? क्या क्या मैंने किसी भी इक्वेशन में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सब त्रुटियां हैं। देखो सबसे पहले त्रुटि क्या है? जिंक कौन स्टेट में है? सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में? वो लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ इक्वेशन से हमको पता नहीं चलता है कि कौन सा जो है कौन से स्टेट में है। दूसरा, ये रिएक्शन कितना देर में समाप्त होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा नहीं है ना? कौन गैस है उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। कौन कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है ना? तो बहुत सारे क्या है इसमें कमियां हैं, लिमिटेशंस है ना? तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ताकि अधिक से अधिक अभी सिर्फ क्या पता चल रहा है कि जिंक जो है हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन करके, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण ऐसे पता चलता है ना? तो कितना देर में रिएक्शन पता चलेगा, कौन कैटलिस्ट में होगा, कौन बर्तन में बनाया जाएगा, है ना? कौन सा स्टेट से रिएक्शन कर रहा है, ऐसा कुछ पता। इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या लिख देंगे, है ना? इसके बगल में लिख देंगे एस। क्या लिख देंगे? तो हमको पता चल जाएगा जिंक कौन सा स्टेट में, सॉलिड में लिखा जाएगा। H2SO4 के बगल में लिखेंगे AQ और नहीं तो L लिख देंगे, तो समझ जाएंगे लिक्विड स्टेट में है ना? अब देखो इधर H2 के बगल में लिख देंगे G, तो समझ जाएंगे गैसियस स्टेट में है। तो इस तरीका से ये केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक उसकी सारी जानकारी हमको मिल जाए। देखो सर, कुछ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एरोहेड हुआ, तो ये तो एरोहेड के इधर क्या करेगा, रिएक्टेंट, और उधर क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब देखो इधर ये अगर H2 के ऊपर अगर ऐसा तीर का निशान दिया रहेगा तो समझ जाना कि गैस है वो। अगर एरोहेड ऊपर की ओर समझना, गैस हल्का होता है, डायरेक्टली हवा के ऊपर की ओर उड़ जाएगा, इसलिए H2 के ऊपर अगर ऐसा रहेगा तो समझना क्या है, गैस है। अगर किसी के नीचे अगर ऐसा दिया रहेगा, समझना वो प्रेसिपिटेट है। बढ़िया है, प्रेसिपिटेट जो बॉटम में इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये सब स्पेशल सिंबल देकर आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता है। दूसरा, ये तीर का निशान के बीच में टेम्परेचर दे देते हैं, कहते हैं और टेम्परेचर कितना दे देंगे, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड या फलाना, ये टेम्परेचर लिख दिया जाता है। प्रेशर लिख दिया जाएगा ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे हमको पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है, कितना प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, कैटलिस्ट वो यही एरोहेड के ऊपर लिख दिया जाता है। इससे हमको केमिकल इक्वेशन की जानकारियां अधिक से अधिक, है ना? ठीक है, तो तुम कोई पूछ देगा कि केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले उसका स्टेट को फाइंड आउट कर देंगे, लिख देंगे जो एलिमेंट है उसके ब्रैकेट में हम सिंबल के सहायता से शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे स्टेट। दूसरा, ये एरोहेड के ऊपर कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर देंगे, जो टेम्परेचर लग रहा है उसको लिख देंगे, जो प्रेशर का इस्तेमाल हो रहा है उसको मेंशन कर देंगे। क्या कर देंगे, मेंशन। कुछ स्पेशल एरोहेड का इस्तेमाल करके हम पता कर लेते हैं कि कौन सा क्या चीज हो रहा है। तो यही केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशंस है। ये किताब में लिखा हुआ बेटा, उतार लेना इसमें। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए तो हमको बताई दिए, है ना? देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल इक्वेशन, इसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन क्या क्या चीज देगा उसको क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री इफेक्ट्स, है ना? किसी भी केमिकल इक्वेशन से क्या क्या हमको मिलता है, क्या क्या मिलेगा। कोई पूछ देगा तुमको कि केमिकल इक्वेशन क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स पता चलता है कि कौन मॉलिक्यूल्स कितना भाग ले रहा है रिएक्टेंट्स का, और प्रोडक्ट कितना भाग ले रहा है, ये पता चलता है। दूसरा, रिएक्टेंट्स का मोल निकालने का फॉर्मूला है, बता देंगे। मोल निकालने के क्लास 9 में पढ़ाएंगे हम। गिवन मास बटा में एटॉमिक मास या गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, है ना? मोल से अमाउंट ऑफ मैटर को नापा जाता है। उसके बारे में एक ऐसे बताएंगे तो समझ में आएगा। तो रिएक्टेंट का कितना मोल भाग ले रहा है और कितना प्रोडक्ट का मोल बन रहा है ना? मास रिलेशनशिप बताता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का पता चलता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ है जो रिएक्शन से पता नहीं लगता है, उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन
तुमने बताइए। हम लोग का हो गया। अच्छा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो पहला लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सब पढ़ा चुके हैं, खाली लिखाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हिंदी में संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हिंदी में वियोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन का संयोजन और डीकम्पोजिशन का वियोजन अभिक्रिया। इसका लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तेजी में लिखेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इधर में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में कहेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया, बाद में लिख लेना। पहले देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पांचवा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अपक्षेपण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला लिखो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है ना, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया से करते हैं। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखना है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो when two and more than two elements or compound, when two and more than two elements or compound, when two and more than two elements or compound, elements or compound combine together and form a single compound, is called combination reaction. Form a single compound is called combination reaction. combination reaction। देखो ये कितनी बार ध्यान देना, एग्जाम्पल में लिख देगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। देखो H2 ये क्या क्या एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है ना, तो हाइड्रोजन इसको कहते हैं H2, माने H2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, H दूसरे H के साथ मिलकर आगे चल पाएंगे। एक H के अंदर एक एलिमेंट है ना, इसमें भी H, ये एक मिलकर 2 हो जाता है और एक मिलकर 2, और H और H में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट का, कोवेलेंट बॉन्ड का, और एटमॉस्फेयर में H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो H2 प्लस O2 ये ऑक्सीजन हो गया है ना, और ये बन जाएगा तुम्हारा H2O, सिंगल कंपाउंड है ना। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस तरह N2 नाइट्रोजन है प्लस H2 बन जाएगा NH3 अमोनिया है ना, C प्लस O2 बन जाएगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कौन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड, देखो कंपाउंड भी कंबाइन करते हैं, सिंगल होता है। जैसे CL ध्यान देगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विक लाइन के नाम से जानते हैं है ना, प्लस CO2 बन जाएगा CaCO, सिंगल कंपाउंड। दो कंपाउंड नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट में सिर्फ सिंगल कंपाउंड होना चाहिए। डबल कंपाउंड ये दो हो सकता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड आपको मिलेगा और सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो क्या कहेंगे?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और लिख लो NH3 देखो अमोनिया, NH3 अमोनिया प्लस HCl है ना, ये तुम्हारा अमोनिया हो गया। जैसे क्या कहेंगे इसको, अमोनिया कहते हैं। HCl को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बन के बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है ना। इसको क्या बोलेंगे, NH4 अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सभी का नाम आना चाहिए बेटा। NH3 को अमोनिया कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। दो या दो से अधिक मिलके सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। NH3 अमोनिया है ना, NH3 अमोनिया प्लस अगर हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, H2SO4 से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा NH4 2 SO4 बना देगा है ना। अब कॉम्बिनेशन कंपाउंड हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट हो गया है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट, कंपाउंड एंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, CO प्लस O2, CO प्लस CO2 का फॉर्मेशन करेगा, SO2 प्लस O2 SO3 का फॉर्मेशन करेगा। ये कंपाउंड है, एलिमेंट है, मैंने कोई भी दो जोड़कर सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना चाहिए, हो जाएगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन, तेजी में लिखिएगा बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन योजन अभिक्रिया, योजन अभिक्रिया। देखो when a single compound, जल्दी, when a single compound breaks down, when a single compound breaks down into two and more than two parts, into two and more than two parts, when a single compound breaks down into two and more than two parts, bracket में लिख लो substance, then this reaction is known as decomposition reaction. Then this reaction is known as decomposition reaction. Then this reaction is known as decomposition reaction. देखो decomposition reaction are of three types. Decomposition reaction are of three types. Decomposition reaction are of three types. वाली को थर्मल decomposition reaction, थर्मल decomposition reaction, दूसरा फोटोलाइटिक decomposition reaction, PHOTOLYTIC, फोटोलाइटिक decomposition reaction, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बाकी इसके डिटेल कल करेंगे, ऐसे जान ही रहे हो। कितनी बार देखो पढ़ लेना, अगर है ना किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट करें, गर्म करें, क्या करें माने हीट दें और वो टूट कर दो या दो से अधिक सब्सटेंस में चेंज हो जाए तो क्या कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर किसी सब्सटेंस को सिर्फ सनलाइट में छोड़ दें, सनलाइट में रख दें, प्रकाश में रख दें, है ना, और वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाए तो कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और अगर किसी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें
इलेक्ट्रिसिटी पे जैसे प्रोवाइड करेंगे, एक कंडक्टर में एक इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड और कैथोड को दोनों को कॉमन रूप में इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो एक ये सब साथ जमा हो जाएगा कैथोड पर, दूसरा सब जमा हो जाएगा एनोड पर, दोनों अलग अलग हो गया ना, है ना। तो ये क्रिया को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये इसके बारे में चर्चा हम कल विशेष रूप से करेंगे।